Hello guys, I am Dr. Siddharth. I am an FMJ, so I scored 243 in July 2024. तो मैं बस अभी ये बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जूनियर्स वगैरह हैं जिनको दिक्कत हो रही है प्रिपरेशन करने में। मेरे बहुत सारे जूनियर्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है कि भैया प्रिपेयर कैसे करें, थोड़ा गाइड कर दीजिए। तो मैं उनको पिछले 5-6 महीने से बता रहा था कैसे क्या करना है, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो ही बना दूँ ताकि सबको हेल्प हो जाए। तो ये वीडियो उसके बारे में है कि मैंने कैसे प्रिपेयर वगैरह किया था, और आपको अगर पसंद आए तो आप टिप्स वगैरह ले सकते हो इस वीडियो से, और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो इससे। तो प्रिपरेशन करने के 2-3 तरीके होते हैं। 2-3 चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पहले तो आपको अपना कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे से करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ है आपको एमसीक्यू। इट इज़ 50-50। जितना आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें 50% कंट्रीब्यूशन आपका एमसीक्यू सॉल्विंग का होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना एक स्किल है। भले ही आपको 1000 चीज़ों की नॉलेज हो, पर अगर आप एग्ज़ाम में एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपको आना चाहिए कि एमसीक्यू में 4 जो ऑप्शन होते हैं उनमें से 2-3 ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि 300 क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कभी कि 300 से 300 क्वेश्चन आपको आते होंगे। हो सकता है 150 आते हों, बाकी 150 क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन से करना पड़ेगा। तो एमसीक्यू सॉल्व करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं बता रहा था कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। और पहली चीज़ होती है आपकी थ्योरी। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट एड है आप या तो मेन वीडियो से कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो आप सारे वीडियोज़ को आर से कर सकते हो। ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं जिन्होंने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की है और उनके पास बस 6 महीना है और उनको बस 150 मार्क्स लाने हैं या फिर 160 या 170 तक लाने हैं और बस पास करना है। पर अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है अपने यूजी टाइम में, तो मैं क्या बोलूँगा कि आप अपने जो मेन वीडियो से कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं। देखिए, ये जो मेडिसिन और पीडिया को मैं एक ही सब्जेक्ट मानता हूँ, ठीक है। और सर्जरी, ओबीजीवाई, पैथो, फार्मा, माइक्रो। और पैथो में स्पेशली तुम्हारा आ जाएगा जो तुम्हारा जनरल पैथोलॉजी आ गया, और तुम्हारा पीडिया में आ जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड नियोनेटोलॉजी। ये सब सारे वीडियोज आपको मेन वीडियो से करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं। इनके बिना आप बाकी चीज़ें समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है, मेन वीडियो से करना है। और उसके बाद क्या करना है, इनको जो जो आपको नोट्स बनाने हैं ना, अगर आप ऑलरेडी रेडीमेड नोट्स यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि नोट्स बहुत बड़े होते हैं इनके, तो आपका क्या क्या करना है, ओवर टाइम इनको कॉन्साइज करना है। कॉन्साइज कैसे करना है, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको याद रह जाती हैं, जैसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। कॉन्साइज कैसे करना है, उनको जो आपको याद रहेगी उनको हटा दो। जो चीज़ें आपको याद नहीं रह रही हैं, जैसे कि मान लो कि टेबल है, ठीक है, कैंसर की स्टेजिंग है सर्जरी में, ऑब्स्काइनी में कॉन्ट्रासेप्शन जो है उसका टेबल्स आते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ जो आपको याद नहीं रह रही है, तो आपको क्या करना है, उसमें उसको आपको लिख देना है एक कॉपी में, ठीक है। सिर्फ वही चीज़ें जो आपको याद नहीं रह रही हैं, और उसको बार बार रिवाइज करने से वो चीज़ें चौथी बार 5वीं बार जब आप पढ़ोगे उसको, वो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएंगी एग्जाम का टाइम है। दूसरी चीज़, जो बाकी जो सब्जेक्ट बच गए उसके लिए आपको क्या करना है, रैपिड रिवीजन करना है। और आपको क्यू बैंक सॉल्व करके जो भी चीज़ें रैपिड रिवीजन में मिस हो रही हैं उनको आपको ऐड कर देना है अपने नोट्स में। तो इसका मतलब क्या है, जब आप एमसीक्यू को सॉल्व करोगे पहली बार, तो इसका आपको ये नहीं देखना कि आपके कितने गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं। आपको बस इतना देखना है कि कौन सी चीज़ें आर में मेंशन नहीं है, ठीक है। अब उनको आपको नॉलेज के हिसाब से पढ़ना है। ऐसे सोचना है कि क्यू एम में सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे कुछ और सीखने को मिलेगा नया। तो जो भी आपको नया जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है या फिर पहले आ चुका है एग्जाम में, उसको बस आपको अपने नोट्स में ऐड कर देना है। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हो जाते हैं जो आप आर से करोगे, इनमें हो जाता है बायोकेम और पीएसएम। जैसे मेरे बहुत सारे जूनियर्स हैं फिर जो एग्ज़ाम देते हैं वो क्या करते हैं ना, पीएसएम को इग्नोर कर देते हैं और पीएसएम को बिल्कुल छोड़ ही देते हैं, ठीक है। पीएसएम से 40 क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज, कभी कभी उससे ज़्यादा है, उससे कम तो आई थिंक 35 से कम तो कभी नहीं आते पीएसएम। और पीएसएम क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या होता है ना, बच्चों को पसंद नहीं आता पढ़ना।
PSM, तो आपको PSM तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बायोकेम तो लोगों को लगता है कि मुश्किल सब्जेक्ट है। पर्सनली बायोकेम मेरा बहुत सही था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स था, तो इसलिए मेरे लिए बोलना थोड़ा ईजी हो जाएगा। पर बायोकेम को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, बायोकेम से आपको 15-20 क्वेश्चन आ जाएंगे। सिमिलरली फार्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है FMG में, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो फार्मा से आएंगे ही पेपर 1 में। और वो क्या करते हैं ना, मेडिसिन के भी जो 30-35 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 10 क्वेश्चन फार्मा के ही होते हैं सेकंड पेपर में, तो फार्मा को आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, जो ये 5 सब्जेक्ट है माइनर, ये इनको इग्नोर कर देते हैं। स्किन, एनेस्थीसिया, रेडियो, ऑर्थो, साइकी, इनको लगता है कि इनमें से 5-5 क्वेश्चन तो आते हैं तो हम ये सब्जेक्ट जो है छोड़ सकते हैं। पर जब इन सब्जेक्ट को ऐड कर देते हो 5 को, तो ये बनाते हैं 25 से 30 क्वेश्चन, तो इनको नहीं छोड़ना। 25 से 30 क्वेश्चन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट कम फ्रॉम OBGY हो गया, सर्जरी हो गया, मेडिसिन या PSM, तो इट इज इक्विवेलेंट टू ए मेजर सब्जेक्ट। तो आप इन सब्जेक्ट्स को छोड़ नहीं सकते। और इनकी खासियत क्या है ना, ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं तो ये ईजी होते हैं, रिवाइजेबल होते हैं और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे आपके। इनको ख़त्म करने के लिए 5 सब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए आपको 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, तो इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है। अब बाकी रह गया ऑप्था और ENT। ऑप्था और ENT का मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने पढ़ रखा है तो RR से कर लो, और अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो क्या करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, और जो भी टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है वो मेन वीडियो से देख लो। FMT एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा ईजी है, और ये RR इनफ है इसके लिए। 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे FMT से, और RR आपके लिए इनफ होना चाहिए। एनाटॉमी एक बहुत ही हेवी सब्जेक्ट है, मतलब ग्रेज एनाटॉमी, BTC वगैरह हम पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, इतनी मोटी मोटी किताबें होती थी उसकी, तो आप पूरा तो एनाटॉमी रिवाइज नहीं कर पाओगे, और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन से ज़्यादा आएंगे नहीं, पर आप छोड़ भी नहीं सकते, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीट और INI और FMG के जो PI की टीज हैं, PI टीज मतलब प्रीवियस ईयर टॉपिक्स जो हैं, आप उनको एक बार कर लो। स्पेशली FMG के लास्ट 5 से 6 साल के आई वुड रिकमेंड अगस्त 2020 के बाद से जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका सॉल्व कर लो, क्योंकि अगस्त 2020 से पहले 2019 में जो था वो पैटर्न अलग था, उसके बाद से पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। और नीट के पिछले 5-6 साल के, और INI CT का आई वुड रिकमेंड पिछले 2 साल के आप कर सकते हो। तो इनमें आप PYQ और PIVTs कर लो, ठीक है, और उसका RR देख लो, और इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो आई डोंट थिंक FMG में एनाटॉमी से इससे बाहर कुछ पूछेंगे, और अगर पूछ भी ले 1-2 क्वेश्चन से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें से इससे आप में 15 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एनाटॉमी के, तो 12 से 13 तो आपके हो जाने चाहिए इतने में से ही। रिवाइज कैसे करना है, मैंने क्या यूज किया था, फर्स्ट एड, क्योंकि मैं USMLE की प्रिपरेशन कर रहा था सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में से ही, तो उस टाइम से मैं यूज करते आ रहा हूँ, और बहुत ही अच्छी किताब है रिवाइज करने के लिए आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। और आपको क्या करना है, पैथोफार्मा के साथ, क्योंकि ये सिस्टमेटिकली दिया हुआ है, मतलब सिस्टम के हिसाब से दिया हुआ है, कार्डियो हो गया, एंडोक्राइन हो गया, इस सिस्टम के हिसाब से दिया हुआ है, तो आपको पाथो और फार्मा उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उसमें ना आपको नीचे साइड में या फिर थोड़े बहुत पेपर ऐड करके मेडिसिन का जो पार्ट है उसमें ऐड कर देना है। बस आपका डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हो गया, ये सब ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, साइकेट्री फर्स्ट एड में बहुत अच्छा दिया गया है। मैंने फर्स्ट एड से बाहर साइकेट्री कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे या फिर इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह थे, कुछ जो नया सीखने को मिला वो मैंने फर्स्ट एड में ही साइड में ऐड कर दिया था, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेडिसिन और साइकेट्री आप फर्स्ट एड से कर सकते हो, 600 से 700 पेज की किताब है, आराम से रिवाइज कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आता है, ये हो गया आपका पहला 50% जो कि पढ़ाई। बाकी का 50% जो है वो तुम्हारा है क्यू बैंक और क्वेश्चन सॉल्व करना। मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी सारे क्यू बैंक सॉल्व किए हैं, मैरो हो गया, प्रेपलेटर हो गया, सेरेबेलम हो गया, और भी क्यू बैंक सॉल्व किए हैं मैंने। तो क्यू बैंक जो है मैरो का बेस्ट है, क्योंकि ये जो क्या करता है ना, रेप्लिकेट करता है। इस मैरो में जैसे क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन ही आपके रियल एग्जाम में भी आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके मॉड्यूल सब का सॉल्व करना है। अब 900 मॉड्यूल हैं मैरो में, सब तो सब सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या करना है आपको, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मॉड्यूल सब सॉल्व कर लो, और टारगेट क्या करना है, हर टॉपिक में आपका 70% से ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए।
अगर 70% से कम हो रहा है तो आप मेन वीडियो जाके देखो, फिर से अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, फिर आपके सही होने लगेंगे क्वेश्चन। उसके बाद क्या करना है आपको, कस्टम मॉड्यूल करना है। कस्टम मॉड्यूल में क्या आ जाएगा, आप क्या करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला सब्जेक्ट ऐड किया गायनी, ठीक है, मुझे गायनी ख़त्म करने में 15 दिन लगे, ठीक है। जैसे 15 दिन के बाद मेरी गायनी ख़त्म हुई तो मैं क्या करूँगा, हर सुबह उठ के 50 क्वेश्चन गायनी के सॉल्व करूँगा। और उसके साथ साथ गायनी ख़त्म होने के बाद मैं, अगर मान लो मैंने मेडिसिन शुरू किया, मेडिसिन ख़त्म होने में मुझे 15 दिन लग रहे हैं या 20 दिन लग रहे हैं, तो जब 15 दिन के बाद मेडिसिन मेरी ख़त्म हो जाएगी तो आपको क्या करना है, जो आप कस्टम मॉड्यूल कर रहे थे गायनी का, तो उसमें क्या करना है, आपको मेडिसिन के क्वेश्चन ऐड कर देने हैं। तो तीसरा सब्जेक्ट मान लो मैंने पैथो शुरू किया, तो पैथो खत्म होने के बाद मेडिसिन, गायनी और पैथो तीनों के मिला के कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करना है मुझे रोज़। तो इससे क्या होगा ना, आपका आप चीज़ें भूलोगे नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप पहली बार पढ़ते हो तो 19 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इन द एंड जब आप मान लो मैंने पहले गायनी पढ़ी, तो 19 सब्जेक्ट खत्म करने के बाद जब मैं गायनी रिवाइज करने उठाऊँगा मुझे कुछ याद नहीं होगा। पर अगर आप ये करते हो तो आपके साथ के साथ आपका सब्जेक्ट जो है रिवाइज होता रहता है, तो आपका रिटेंशन बढ़ जाता है, एग्जाम चीज़ें याद आने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और बच्चे सबसे ज़्यादा इग्नोर इसी को करते हैं, जो कि आपका जीटी मैंने मैरो में इंटरव्यू दिया था, मैंने सेरेबेलम में इंटरव्यू दिया था, दोनों में मैंने बोला है, मैंने कम से कम पिछले लास्ट 6 महीने में, एग्ज़ाम से पहले लास्ट 6 महीने में 50 से 60 जीटी दिए हैं। लोगों ने बोला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर जो मेरे करीब वाले दोस्त हैं, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, या फिर जो मुझे अच्छे से जानते हैं, उनको पता है कि मैंने हर हफ्ते 2-2 जीटी दिए हैं कम से कम। जब भी मेरा कभी पढ़ने का मन नहीं करता था, क्योंकि ऐसा होने वाला है, तो मैं क्या करता था, जीटी दे देता था। और एंड में ऐसा होता था कि 5 घंटे का एग्ज़ाम होता है जीटी, एक एफएनजी का एग्ज़ाम 5 घंटे का होता है। कभी कभी जीटी में 2 से 2.5 घंटे में सॉल्व करने लगा था। इन द मेरी स्पीड इतनी बढ़ गई थी, इतना मेरा रिफ्लेक्स बन गया था एमसीक्यू को सॉल्व करना। तो जीटी का आपका क्या करना है, पहले जीटी से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं और वीक सब्जेक्ट कौन से हैं। तो वीक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, स्ट्रॉन्ग पे उतना फोकस नहीं करना है। दूसरा, आपको पता लगेगा कि आप कितने मार्क्स ला रहे हो और कैसे आपको इम्प्रूव करना है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे अब क्या होगा, आपको एग्ज़ाम प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप एग्ज़ाम जाओगे और एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, आपको ऐसा फील होगा कि मैं एक दूसरा जीटी ही दे रहा हूँ, तो आपको प्रेशर फील नहीं होगा। और चौथा पॉइंट, आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे इससे। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एग्ज़ाम 5 घंटे का होता है, 300 क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रेस की सिचुएशन में टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। और आखिरी पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन के बिना अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो बिल्कुल पास नहीं होने वाले। सीधे मुंह पे बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि आपको इतनी चीज़ें हैं ना पढ़ने के लिए। 19 सब्जेक्ट हैं, कम से कम अगर आप 15 से 16 सब्जेक्ट भी अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, तो आप याद नहीं रख पाओगे इतनी सारी चीज़ें एक साथ। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो कम से कम 3 से 4 तो आपको रिवीजन करनी ही है। पहला रिवीजन आपको करना है, फिर से नोट्स पढ़ना है, दूसरे रिवीजन में फिर से नोट्स पढ़ने, उसको कंसर्च करते करते जाना है। तीसरा और चौथा रिवीजन जब भी करोगे आप, तो क्या करना है, पहले एमसीक्यू सोल्व करना, ठीक है, वो एक्टिव रिकॉल हो जाएगा आपका। तो ऐसे करके आपको रिवाइज करना है। तो इतना अगर आप कर लोगे तो, और आखिरी के 7 से 8 दिन में, 7 से 10 दिन में आपको पूरा सिलेबस फिर से एक बार रिवाइज करना है। और इसमें क्या हेल्प करेगा, जो मैंने पहले बोला था, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको याद नहीं रहे हैं, टेबल्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए जो आपको याद नहीं रहे, उसको आप एक अलग लिख लो। तो आखिरी के 7 से 10 दिन में आपको सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ना है। फिर आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ पीडीए का माइलस्टोन्स, वो किसी को याद नहीं रहता, ठीक है, तो उसको आपने एक जगह पर लिख लिया। एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपने उसको देखा, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, आपने सॉल्व किया, एग्ज़ाम से लौटने के बाद आप उसको भूल जाओ, फर्क नहीं। ये चीज़ें कोई भी याद नहीं रख सकता, ठीक है, तो ये एक तरीका आप अपना सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट आप सबको। जो मैंने बोला अगर आप वो करते हो, आप आराम से, मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि आप आराम से एग्ज़ाम पास तो कर जाओगे, अच्छे मार्क्स पे ले आओगे।
ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।